हाँ जी, तो नमस्कार। स्वागत है वीके एंड पीके एजुकेशन चैनल पर आपका एक बार फिर से। हम पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास, जिसमें हमने सभ्यताएं स्टार्ट कर दी थी। इसमें कालीबंगा सभ्यता पढ़ रहे थे हम, कालीबंगा सभ्यता की विशेषताएं। कालीबंगा सभ्यता की विशेषताएं, इसमें हमने 3-4 विशेषताएं पढ़ ली थी। इसके आगे की जो विशेषता आती हैं वो आती है यहाँ पर कृषि। कालीबंगा के लोग किस प्रकार कृषि किया करते थे और यहाँ से कृषि के हमें क्या क्या प्रमाण मिले हैं। तो अगली जो विशेषता इसकी आती है वो आती है कृषि। जो कालीबंगा सभ्यता है ना, यहाँ से सर्वप्रथम विश्व में सर्वप्रथम जुते हुए खेत के प्रमाण कालीबंगा सभ्यता से ही प्राप्त हुए हैं। यानी विश्व की ऐसी कोई सी भी सभ्यता इसके अलावा नहीं है जिसके जहाँ से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, केवल कालीबंगा को छोड़कर। विश्व में सर्वप्रथम जुते हुए खेत के प्रमाण, जुते हुए खेत के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। इसके अलावा कहीं भी विश्व में सर्वप्रथम, इसके पहले कहीं पर भी जुते हुए खेत के प्रमाण नहीं मिले थे। जुते हुए खेत किस प्रकार से? जैसे कि मान लो ये खेत है, ये कोई खेत बना देते हैं। जैसे ये खेत है, कैसा खेत है? ये जुता हुआ, यानी इस पर जुताई की गई है। इस प्रकार से जुते हुए खेत मिले हैं। और जो कालीबंगा सभ्यता थी, यहाँ पर फसल किस प्रकार बोई जाती थी? तो यहाँ पर एक ही निश्चित समय में एक साथ 2 फसलें उगाने के प्रमाण यहाँ से मिले हैं। मतलब कि एक ही निश्चित समय में एक साथ 2 फसलें उगाने के प्रमाण हमें कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। तो एक साथ एक ही समय में जो 2 फसलें उगाई जाती थी वो कौन कौन सी फसलें थी? तो उसमें फसल आते हैं, एक तो अपने पास चना और एक आती है सरसों। यानी हम देखें तो कौन सी फसलें हैं? दोनों ही अपने रबी की फसलें। चना और सरसों की दोनों की फसलें एक साथ एक ही निश्चित समय में उगाई जाती थी। तो ये यहाँ की फसल हो गई। उसके बाद इसी के साथ जोड़कर हम एक और विशेषता इसकी याद रख सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि आजकल जो किसान लोग होते हैं, हमारे आधुनिक युग में भी जो फसलें होती हैं उनको सर्वप्रथम देवताओं के चढ़ाने ले जाते हैं। लेकिन कालीबंगा सभ्यता से तो मंदिर के हमें कोई प्रमाण प्राप्त नहीं हुए हैं। तो ये लोग फसल को सर्वप्रथम जो फसल आती है उसको कहाँ ले जाते होंगे? तो हमें यहाँ से मिली हैं 7 अग्नि वेदिकाएं। हमें यहाँ से 7 अग्नि वेदिकाओं के प्रमाण मिले हैं। 7 अग्नि वेदिकाएं। तो ये जो अग्नि वेदिकाएं मिली हैं, इनसे पता चला है कि यहाँ के जो लोग थे वो यज्ञ किया करते थे। यानी यहाँ पर कौन सी परंपरा प्रचलित थी? यहाँ पर यज्ञ परंपरा प्रचलित थी। यज्ञ परंपरा प्रचलित, यहाँ पर यज्ञ परंपरा प्रचलित थी। यहाँ के जो लोग थे वह यज्ञ किया करते थे। जब ये लोग यज्ञ किया करते थे तो यहाँ से हमें कुछ जानवरों की हड्डियाँ भी पड़ी हुई मिली हैं। इस प्रकार से, जैसे कि ये मान लो किसी जानवरों की हड्डियाँ, इस प्रकार से यहाँ पर हमें कुछ जानवरों की हड्डियाँ पड़ी मिली हैं। जानवरों की हड्डियाँ, इससे हमें पता चलता है कि यहाँ के जो लोग यज्ञ किया करते थे तो वह पशुओं की बलि दिया करते थे। क्योंकि यहाँ से जानवरों की हड्डियाँ प्राप्त हुई, इसका मतलब है कि यहाँ पर जानवरों की हत्या की जाती थी, यानी उनकी बलि दी जाती थी जानवरों की, जिसकी हड्डियों के प्रमाण हमें यहाँ से मिले हैं।
तो ये क्या किया करते थे, यहाँ के लोग पशु बलि दिया करते थे, पशु बलि। ये कुछ परंपराएं यहाँ पर प्रचलित थी। तो ये हो गई इसकी एक और विशेषता। इसके बाद अगली विशेषता आती है अपने पास कालीबंगा सभ्यता की विशेषताएं पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने कुछ विशेषताएं कंप्लीट कर ली। और इसके बाद जो विशेषता आती हैं, यहाँ से हमें प्रमाण मिले हैं मोहरों के, मोहरें मिली हैं हमें यहाँ से, मोहरें। तो यहाँ से हमें जो मोहरें मिली हैं वो किस प्रकार मिली हैं और उनका संबंध कैसे था, किस प्रकार इनमें चित्रण मिला है। जैसे कि हमें यहाँ से जो मोहरें मिली है ना, उनमें चित्रण मिला है, मोहरों पर चित्रण, मोहरों पर चित्रण। तो ये जो चित्रण मिला है वो किसका मिला है, तो ये मिला है हमें, इसमें दो प्रकार के चित्रण मिले हैं। एक तो मिला इसमें व्याघ्र, या फिर जिसे हम बोलते हैं बाघ, इसका चित्रण हुआ मिला है हमें मोहरों पर। और एक और यहाँ पर हमें चित्रण मिला है महिला कुमारी देवी, महिला कुमारी देवी। अब हमें जो यहाँ से महिला कुमारी देवी का चित्रण मिला है, इसका मतलब क्या समझे। जैसे कि महिलाओं को यहाँ पर प्रधानता दी गई है, मतलब महिलाओं को अधिक सम्मान दिया गया है, यानी कि ये सभ्यता कैसी थी, मातृसत्तात्मक। महिलाओं को प्रधानता दी गई है, तो मतलब ये सभ्यता कौन सी थी, मातृसत्तात्मक। यहाँ पर कौन सी व्यवस्था थी, इस सभ्यता में व्यवस्था थी मातृसत्तात्मक, मातृसत्तात्मक व्यवस्था यहाँ पर प्रचलित थी। अब जहाँ पर जैसे हम आज के युग में भी देखते हैं कि जहाँ पर महिलाओं को अधिक प्रधानता दी गई है, या महिलाएं जैसे शहरी इलाकों में महिलाओं की अधिक अपने घरों में अधिक चलती हैं, तो वहाँ पर परिवार कैसे पाए जाते हैं, एकल परिवार। गाँव में अधिकतर पुरुषों को प्रधानता दी गई है, पुरुषों की अधिक चलती हैं, तो पुरुषों को अधिक चलती है पुरुषों की, वहाँ तो हमेशा संयुक्त परिवार पाए जाते हैं। लेकिन जहाँ पर महिलाओं की यानी जहाँ मातृसत्तात्मक व्यवस्था है, वहाँ कैसे परिवार मिलेंगे हमें, अधिकतर एकल परिवार। तो यहाँ से एकल परिवार के साक्ष्य मिले हैं, एकल परिवार। इस प्रकार यहाँ की मोहरों पर महिला कुमारी देवी का चित्रण मिला है, जिससे पता चला है कि यहाँ मातृसत्तात्मक व्यवस्था थी और परिवार कैसे पाए जाते थे, यहाँ पर एकल परिवार। ये हो गई मोहरें। और यहाँ की जो मोहरें मिली हैं वह उनका जो संबंध है वो मिला है हमें मेसोपोटामिया की सभ्यता से। यहाँ से जो सभ्यता मोहरें मिली है वो कैसी थी, बेलनाकार, बेलनाकार मोहरें मिली हैं, जिनका संबंध मेसोपोटामिया, जो कि एक सभ्यता है ईरान की मुख्यतः सभ्यता है ये मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया जो कि कहा गई थी ईरान की, इनका संबंध मेसोपोटामिया ईरान से था। तो इनका जो मेसोपोटामिया ईरान से संबंध था वो किस प्रकार का संबंध था, जब मोहरें मिली हैं और मोहरों बेलनाकार मोहरें मिली हैं यहाँ से, और मेसोपोटामिया की जो मोहरें थी वो भी कैसी थी, बेलनाकार। मतलब यहाँ पर व्यापारिक संबंध था इन दोनों के बीच में। कौन सा संबंध था, कालीबंगा और मेसोपोटामिया के बीच में व्यापारिक संबंध था, व्यापारिक संबंध। यानी कि ये दोनों आपस में, यहाँ के जो लोग थे कालीबंगा के लोग वो मेसोपोटामिया से, और मेसोपोटामिया के लोग कालीबंगा के लोगों से आपस में व्यापार किया करते थे। तो ये हो गई यहाँ की मोहरें। इसके बाद अगली विशेषता पर चलते हैं। इसके बाद अपने पास जो अगली विशेषता आती हैं, यहाँ से हमें और क्या प्राप्त हुआ है, तो हमें यहाँ से मिली एक मानव की खोपड़ी, मानव की खोपड़ी प्राप्त हुई है। यहाँ से मानव की खोपड़ी प्राप्त। मानव की खोपड़ी किस प्रकार से मिली है, जैसे कि
इस प्रकार से यहाँ से एक मानव की खोपड़ी मिली है। ये इस प्रकार से हमारे यहाँ से हमें मानव की खोपड़ी प्राप्त हुई है, जिस पर क्या है कि यहाँ से इसकी जो खोपड़ी थी ना उसमें 6 छोटे छोटे छिद्र प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार से कुछ इसमें छोटे छोटे 6 छिद्र प्राप्त हुए हैं। तो इन छिद्रों से क्या पता चला कि यहाँ के जो लोग थे उनमें एक रोग हो गया था जिसका नाम है हाइड्रोसिफिलिस रोग। यानी या लिख देते हैं जैसे कि 6 छिद्र प्राप्त हुए हैं, 6 छिद्र प्राप्त इस मानव की खोपड़ी से। और यहाँ पर एक इन लोगों के बीच में एक रोग हो गया था जिसका नाम था हाइड्रोसिफिलिस रोग। हाइड्रोसिफिलिस रोग। हाइड्रोसिफिलिस रोग हो गया था। यहाँ पर तरल पदार्थ मिले हैं इसके अंदर से, हमें कुछ जो ये खोपड़ी है ना इसके अंदर से कुछ तरल पदार्थ की साक्ष्य मिले जिससे पता चला है कि यहाँ पर जो लोग थे उनमें हाइड्रोसिफिलिस नामक रोग हो गया था। और इस रोग का जो उपचार वो किया जाता था शल्य क्रिया द्वारा। शल्य क्रिया द्वारा इसका उपचार किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं कपालछेदन क्रिया। कपालछेदन क्रिया भी हम इसे बोलते हैं। इसके द्वारा इस रोग का उपचार किया जाता था। ये हो गई यहाँ से प्राप्त खोपड़ी के बारे में। इसके बाद अगली विशेषता आती है अपने पास हमें यहाँ से जो लिपि मिली है, यानी कालीबंगा सभ्यता की जो लिपि मिली है वो मिली है हमें सर्पिलाकार लिपि। सर्पिलाकार लिपि हमें यहाँ से मिली है, यानी यहाँ के जो लोग थे लिपि मिली है हमें यहाँ सर्पिलाकार, जिसको हम ब्रूस्टोफेदम भी बोल देते हैं। ब्रूस्टोफेदम या पिक्टोग्राफी किसे बोला जाता है। पिक्टोग्राफिक इसमें क्या किया जाता है, जैसे दाएं से बाएं इधर से इस प्रकार इसमें लिखा जाता था। दाएं से बाएं इस प्रकार यहाँ इस लिपि में लिखा जाता था, दाएं से बाएं। और यहाँ से हमें जो लिपि मिली है उसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है, यानी कि अपठनीय है। इस लिपि को अभी तक हमारे इतिहासकारों द्वारा पढ़ा नहीं गया है, ये अपठनीय लिपि है। इसके बाद आता है यहाँ का सवादान। सवादान किस प्रकार यहाँ व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद उसे किस प्रकार दफनाया जाता था, उसका किस प्रकार अंतिम संस्कार किया जाता था। तो यहाँ पर सवादान की 3 मुख्य परंपराएं प्रचलित थी। 3 प्रकार से यहाँ पर सवादान किया जाता था। इसमें पहला आता है पूर्ण सवादान। पूर्ण सवादान। दूसरा आता है आंशिक सवादान। आंशिक सवादान। और एक तीसरा आता है कलश सवादान। कलश सवादान ये किस प्रकार किया जाता था, जैसे पूर्ण सवादान में संपूर्ण शरीर को, व्यक्ति के संपूर्ण शरीर को मिट्टी में दफना दिया जाता था। यानी एक गड्ढा खोद के संपूर्ण शरीर को मिट्टी में दफना दिया जाता था। संपूर्ण शरीर को दफनाना ये किस प्रकार प्रतीत होता है हमें, जैसे आज भी मुस्लिम धर्म में ये परंपरा प्रचलित है कि जो व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद उसको ज़मीन में दफना दिया जाता है। तो ये पूर्ण सवादान की जो प्रक्रिया है वो किसकी तरह लगती है, जैसे मुस्लिम विधि। मुस्लिम विधि की तरह लगती है। अब आता है आंशिक सवादान। आंशिक सवादान में क्या करते थे कि ये जो लोग थे
वह पहले जो किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसको जंगल में ऐसे ही पशु पक्षियों या जानवरों के लिए खाने के लिए छोड़ देते थे, और उसके बाद में जो शरीर के अंश या टुकड़े बच जाते थे उनको बाद में ये दफना दिया करते थे। यानी कि जंगल में छोड़ना, शव को जंगल में छोड़ना, शव को जंगल में छोड़ना तथा बाद में दफनाना, बाद में दफनाना। आज के जो दादूपंथी होते हैं वो भी ऐसा ही करते हैं। पहले व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद उसको जंगल में छोड़ दिया जाता है ताकि वो व्यक्ति मरने के बाद भी किसी दूसरे के काम आए। जानवर का, किसी भी जानवर का वह पेट भर सकता है, मरने के बाद भी वह एक तो पुण्य का काम कर ही सकता है। तो ये जो ऐसा पारसियों में किया जाता है अभी, तो ये कौन सी विधि की तरह है? ये है पारसी विधि। पारसी विधि। अब आता है कलश समाधान। इसमें क्या करते थे, व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद उसके शरीर को जलाया जाता था और उसकी जो हस्तियाँ या हड्डियाँ होती थी उनको कलश में रखकर दफनाया जाता था। नदी में नहीं बहाकर आदमी को जला के नदी में, उसकी हस्तियों को नदी में नहीं बहाते थे, और क्या करते थे, कलश में उसकी हड्डियों को रख के दफना दिया करते थे। यानी लगभग ये लगता तो हिंदू विधि की तरह ही है, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंट था। जैसे हिंदुओं में व्यक्ति को जलाने के बाद उसकी हस्तियों को नदी या किसी भी जहाँ जल की मात्रा होती है वहाँ दफनाया जाता है, और इसमें क्या करते थे, इसमें कुछ अलग था। जैसे शरीर को जलाने के बाद उसकी हड्डियों को कलश में रखकर दफना दिया जाता था, यानी कि अग्निदाह किया जाता था पहले इसका, अग्निदाह, उसके बाद कलश में रखकर दफना दिया जाता था। कलश में रखकर हड्डियों को कलश में रखकर दफनाना, ये इसमें किया जाता था। ये लगभग किसकी तरह लगती है हमें? हिंदू विधि की तरह, हिंदू विधि। ये हो गया यहाँ का समाधान। इसके बाद यहाँ से किस प्रकार की कब्र मिली है और किस प्रकार दफनाया जाता था ये देखते हैं अब। इस प्रकार की कब्र हमें मिली है। कब्र, यहाँ से हमें कालीबंगा से 3 प्रकार की कब्रें मिली हैं। एक मिली है हमें यहाँ से आयताकार कब्र, इस प्रकार से आयताकार कब्र मिली है। एक मिली है अंडाकार, इस प्रकार से अंडाकार कब्र मिली है। और एक कब्र मिली है हमें यहाँ से मिश्रित, यानी इस प्रकार की कब्र यहाँ से मिली है। इस प्रकार की 3 कब्रें यहाँ से मिली हैं। ये हो गए आयताकार, अंडाकार और मिश्रित। ये जो अंडाकार कब्र है इसको यहाँ पर बोला जाता था चिरायु कब्र, चिरायु कब्र इसे बोला जाता था। इस प्रकार 3 कब्रें यहाँ से मिली हैं। और यहाँ एक परंपरा प्रचलित थी जिसमें स्त्री और महिला, स्त्री व पुरुष दोनों को एक साथ एक ही कब्र में दफनाया जाता था। जैसे ये कब्र है, इसमें ये हो गया, ये हो गया जैसे पुरुष, और ये हो गया जैसे महिला। महिला दोनों को एक साथ एक ही कब्र में दफनाया जाता था। इससे पता चला है कि यहाँ पर सती प्रथा के भी कुछ प्रमाण मिले हैं। जैसे पुरुष की अगर मृत्यु हो गई तो महिला को उसके साथ दफनाना, ये परंपरा यहाँ पर प्रचलित थी, क्योंकि यहाँ से जो कब्रें मिली हैं उनमें पुरुष और स्त्री दोनों को एक साथ दफनाया गया है। यानी कि पुरुष व स्त्री दोनों को
एक ही कब्र में दफनाना, ये परंपरा यहाँ प्रचलित थी। ये किसकी ओर संकेत करता है? जो कि सती प्रथा की ओर संकेत करता है। यानी इससे पता चलता है कि यहाँ पर सती प्रथा की परंपरा भी प्रचलित थी। मतलब सर्वप्रथम सती प्रथा के प्रमाण हमें कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा सभ्यता से, क्योंकि यहाँ पर स्त्री और पुरुष दोनों को एक साथ ही एक ही कब्र में दफनाया जाता था। ये हो गई यहाँ की विशेषताएं। और जैसे कालीबंगा सभ्यता से हमें एक सूती कपड़े में लिपटा हुआ उस्तरा मिला है, सूती कपड़े में लिपटा हुआ उस्तरा, ये हमें यहाँ से मिला है। और यहाँ से क्या क्या नहीं मिला है? जैसे यहाँ से कोई मातृ देवी की मूर्ति हमें नहीं मिली है, मंदिर के प्रमाण हमें यहाँ से नहीं मिले हैं। इस प्रकार यहाँ की हमने जो विशेषता थी वो कंप्लीट की। इसके बाद आता है कालीबंगा सभ्यता का पतन किस प्रकार हुआ। मतलब कि कालीबंगा सभ्यता किस प्रकार नष्ट की गई, किस प्रकार यहाँ की जो सभ्यता थी वह खत्म हो गई। इसमें भी सभी इतिहासकार अपने अपने हिसाब से अलग अलग बताते हैं कालीबंगा सभ्यता का पतन। इसमें भी सभी इतिहासकार अपने अपने हिसाब से बताते हैं। जैसे सर्वप्रथम इसमें बताया कि यहाँ पर संक्रामक रोग हो गया था। संक्रामक रोग किसी ने बताया कि यहाँ पर जलवायु परिवर्तन के कारण हो गया, जलवायु परिवर्तन के कारण ये सभ्यता नष्ट हो गई। और किसी ने बताया कि यहाँ पर भूकंप आया, इस वजह से सभ्यता नष्ट हो गई। या नदियों द्वारा मार्ग परिवर्तन, नदियों द्वारा मार्ग परिवर्तन या फिर घग्गर नदी का सूखना, क्योंकि ये सभ्यता किस नदी के किनारे थी? घग्गर नदी के किनारे। हमने पहले पढ़ा था फर्स्ट वीडियो में, घग्गर नदी का सूखना। ये सब इसके कारण बताए गए, इसके पतन के। तो जो संक्रामक रोग के कारण ये सभ्यता नष्ट हुई ऐसा कहने वाले थे, उनका नाम था KUR केनेडी। KUR केनेडी। इन महोदय का कहना था कि ये जो सभ्यता है वह संक्रामक रोग, यहाँ यानी कि यहाँ पर कोई संक्रामक रोग फैल गए, जैसे हमारे वर्तमान समय में कोरोना की वजह से बहुत लोगों की जाने जा चुकी हैं, उसी प्रकार यहाँ पर भी कोई इस प्रकार का रोग फैल गया होगा जिससे पूरी सभ्यता ही नष्ट हो गई। ऐसा कहने वाले कौन है? KUR केनेडी। उसके बाद आता है जलवायु परिवर्तन। ये किसने कहा? ये कहा अमलानंद घोष। अमलानंद घोष। इन्होंने कहा कि यहाँ पर जलवायु परिवर्तन के कारण ये सभ्यता नष्ट हो गई। और भूकंप के अनुसार बताने वाले आते हैं अपने पास, वैज्ञानिक ये जो इतिहासकार है वो आते हैं, उनका नाम है रेइक्स। और ये बताते हैं कि सर्वप्रथम भूकंप के प्रमाण कालीबंगा सभ्यता से ही मिले हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भवनों की दीवारें पाई गई हैं उन पर कुछ क्रैक्स आ गए, उसमें कुछ ये आ गई लाइनें, दरारें पड़ गई उनमें। इस वजह से भूकंप का अंदाजा लगाया इन्होंने, रेइक्स ने। और ये बताते हैं कि विश्व में सर्वप्रथम भूकंप के प्रमाण कालीबंगा सभ्यता से ही प्राप्त हुए हैं। नदियों द्वारा मार्ग परिवर्तन, ये बताते हैं अपने डेल्स के अनुसार ये सभ्यता का पतन किस प्रकार से हुआ कि यहाँ जो नदियाँ गुजरती थी यहाँ से उन्होंने अपना मार्ग परिवर्तन कर लिया। और अंतिम जो घग्गर नदी का सूखना इसके कारण बताते हैं, वो आते हैं अपने पास DP अग्रवाल। इन्होंने बताया कि घग्गर नदी का सूखना इस सभ्यता के पतन का मुख्य कारण है। तो ये पढ़ लिया हमने, कालीबंगा सभ्यता पूरी कंप्लीट कर ली। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।